हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। वैसे स्कूल आवर्स में तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे को तो आज तक भी वो याद है, फील एकदम खड़े हो जाता है टीचर के आते ही गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अभी ये कोविड पीरियड जब से शुरू हुआ है तो हम लोग ऑनलाइन ही मिल रहे हैं स्टूडेंट से, और गुड मॉर्निंग इवनिंग जैसा कुछ रहा नहीं है। बच्चे पता नहीं कब वीडियो देख रहे होते हैं, कब वो अपने घर के काम काजों से उनको फुर्सत मिल रही होती है। क्या ये एक बड़ी समस्या है कि घर के भी काम उन्हीं से करवा लेते हैं घर वाले। लेकिन चलो, उनका तो पूरा पूरा अधिकार है ही, घर वाले तो हमसे काम करवाएंगे ही, नो डाउट उसमें। अपन खैर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आई वुड से वेलकम यू ऑल। गुड मॉर्निंग कह ही नहीं रहा हूँ मैं इसलिए, तो यहाँ आ जाओ। अपन आज अपना ऐसे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं फाइनली उनको ख़त्म कर देते हैं और फिर जल्दी से नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं अपन। इसके पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे, कौन से क्वेश्चंस थे हमारे पास में, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो सारे देख लिए थे हमने। लास्ट वीडियो तो बहुत लंबा हो गया था, 1 घंटे का वीडियो हो गया था, बट ये वाला इतना नहीं लंबा होने वाला है, टेंशन मत लो, बहुत थोड़े से प्रश्न हैं। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इस बार तो हमारा एक पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। डिस्कस करेंगे अपन उस पैटर्न पे भी, उस सारी बात पर भी, पर अभी पहले अपना काम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। किडनी जो है वो किसका पार्ट है? तो आप बता दो, चलो वीडियो पॉज करके सोच सकते हो चाहो तो, मैं बताता हूँ। चलो, तो ये है एक्सक्रीशन का पार्ट है। पढ़ा था अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम, कितना आसान क्वेश्चन है। तो बच्चा समझ रखा है कि इन्होंने हमको इतना आसान कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? जाइलम जो है वो इनमें से क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स करता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है? सोचो सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, वीडियो पॉज करो, सोचो, आंसर दो। वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स लिख सकते हो तब तक, ईमानदारी से। हाँ, मेरे बताने के बाद तो लिख ही दोगे, इसमें क्या है। तो द आंसर फॉर दिस इज कि जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। साथ ही साथ में उसमें जो खैर मिनरल्स घुले हुए होते हैं वो लेकर के जाता है जाइलम, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यहाँ पर मेन काम है, क्योंकि बाकी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ऑप्शंस हमारे पास में। क्वेश्चन थर्ड, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोफिक मोड की बात हो रही है मेरे दोस्त। तो इसको क्या जरूरत है ऑटोट्रोफिक मोड को? मतलब जो फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको इनमें से क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं होगा। क्लोरोफिल चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। चलो, सनलाइट एक बार के लिए नहीं होगी तो आर्टिफिशियल लाइट से काम चला लेंगे, लेकिन मोस्टली तो सनलाइट ही काम में आ रही है ना। तो देखा जाए तो तीनों ही काम में आ रहे हैं। तो हमारा फिर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल, इजंट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो, ऐसे 4 क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे तो एग्जाम में मजे आ जाएंगे। बोले सर चारों सही थे हमारे तो उस चैप्टर में से, मजा ही आ गया। क्या सही होंगे? अपन ने इतना डिटेल में पढ़ा है, सही होगा सब कुछ। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखो सुनो, क्या है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट? पढ़ा था अपन ने, कहाँ पढ़ा था बोलो? हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के टॉपिक में, कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है टू गिव, क्या क्या दे वो? कार्बन डाइऑक्साइड दे, वाटर दे और एनर्जी दे। अब ऐसा किस में होता है? 3 पाथवेज हमने पढ़े थे। हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पढ़ा था, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पढ़ा था, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी पढ़ा था। तो ऐसा कहां होता है? मतलब क्या क्या बने? CO2 बने फर्स्ट थिंग, वाटर बने H2O सेकंड थिंग, एंड एनर्जी बने। ये तीनों चीजें कहां पर होती है? तो बिल्कुल सही सोच पा रहे हो आप, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, या बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला जो है रेस्पिरेशन, वो होता है। और ये फिर कहां होता है? वेयर डज दिस टेक्स प्लेस? तो ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियन में। हमने पढ़ा था इससे पहले वाला जो था ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, वो कहां होता था? वो होता था हमारा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मतलब सब कुछ ही है, बाहर ही हो रहा है, कहीं पर भी खुले में। फिर उसके आगे जो ब्रेकडाउन है पायरुवेट का, किन में? हम देख रहे हैं एरोबिक में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कंफ्यूजन हो सकता है कि साइटोप्लाज्म होना चाहिए, आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम में अप्रोच ये भी हो सकती है, अगर कभी आप भूल जाओ ना, तो पहले आप रिड्यूस करो ऑप्शंस को। क्या देखो, न्यूक्लियस में तो नहीं ही होता, ये पता है हमको। क्लोरोप्लास्ट में तो क्यों ही होगा? क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस वाली बात हो रही है, क्लोरोफिल होगा वहां पर। तो ये भी ऑप्शन तो नहीं ही है। अब आप इन दोनों में सोच रहे हो, तो अगर आप इन दोनों में सोच करके अपना आंसर टिक कर रहे हो तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
भाई काफ़ी बार होता है ऐसा कि दिमाग से स्लिप हो जाता है, यार मतलब याद तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा ऑब्जेक्टिव्स में। तो फिर वहां पर अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी रिवर्स अप्रोच होनी चाहिए कि क्या आंसर नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, तो वहां से हटाना चालू कर दो ऑप्शंस को, और फिर जो ऑप्शंस बच रहे हैं उनमें से आप चूज करो, तो ज़्यादा सही होने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अब अपन सब्जेक्टिव पर आ गए क्वेश्चंस पर। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पर फैट्स की बात हो रही है। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, कहाँ पर होता है ये वाला प्रोसेस। तो देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन के यहाँ पर हमें नोटिस करना है कि कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्से हैं। तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। कह रहा है फैट्स डाइजेस्ट कैसे होते हैं, सेकंड पूछ रहा है कहाँ होता है ये। तो कहाँ होता है, इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, डाइजेशन तो पूरा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये हमें क्लियर है। अब कैसे होता है इज द क्वेश्चन जिसका हमें अच्छे से यहाँ पर आंसर करना है। तो पहले हम थोड़ा सोच लेते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं, फिर आंसर तो लिखा हुआ आपको सामने मिल ही जाएगा। हमने देखा था कि फैट्स कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल जूस आता है और पेनक्रियस से पेनक्रियाटिक जूस आता है। जो लिवर से बाइल जूस आता है उसमें जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो फैट है उसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में पहले तोड़ देते हैं। अपन ने पढ़ा था बाइल के 2 फंक्शंस पढ़े थे, और मैंने आपको बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक फंक्शन ये था, अब फैट की जो बॉल्स हैं वो छोटी 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 हो जाती हैं, और उन बॉल्स पर पेनक्रिएटिक जूस जो है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो है वो आकर के काम करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उनको तोड़ता है, उनका डाइजेशन करता है, और आगे और छोटे फॉर्म्स में उसको किसी तरह से कन्वर्ट करता है। और फाइनली वो जो छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स हैं उनको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस भी आता है, इंटेस्टिनल सिक्रीशन भी वहां पर आता है, और वो जो सिक्रीशन है, वो जो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स आ रहे हैं वो फाइनली उस फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा था। तो देखो क्या है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पहली बात ये हमने लिख दिया, आंसर दे दिया एक क्वेश्चन का। फिर कह रहे हैं बाइल जूस सिक्रीटेड बाय, अच्छा ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिक्रीटेड बाय लिवर। बाइल जूस इमल्सिफाई दी लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें बाइल जूस उसको छोटे छोटे फैट की ग्लोब्यूल्स में, बॉल्स में तोड़ देता है। फिर कह रहे हैं हम लोग इसके आगे, बाय इमल्सिफिकेशन लार्ज ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं, टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, और उससे क्या बनता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, टू एक्ट अपॉन बाय द एंजाइम्स, ताकि एंजाइम्स जो हैं वो अच्छे से एक्ट कर सकें, उस खाने को अच्छे से, उस फैट को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। फिर हम आगे कह रहे हैं यहाँ पर लाइपेज एंजाइम कौन है, यहाँ पर फसाद की जड़ जो सारा काम कर रहा है वो कौन है, लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। ये क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स के टुकड़े टुकड़े करता है, कौन करता है, लाइपेज एंजाइम, ये हमें याद रखना है। और फिर फाइनली कह रहे हैं कि जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती हैं, जो कि फाइनली फैट्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है। हमने सलाइवा के फंक्शंस पढ़े थे खूब सारे, कि बैक्टीरिया उसको भी मारता है, खाने को, फूड को मॉइस्चर कर देता है, और सलाइवा एंटीबायोटिक भी होता है, ये मैंने नहीं बताया आपको, ये मस्त और सुन लो। आपको ध्यान है कुत्ते होते हैं ना, तो कुत्तों की आदत होती है, अगर आपके घर पे है पेट कोई, या आपने दोस्त के घर पे देखा हो या कहीं पर, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे घर पे कोई कुत्ता पाला हुआ है, हालांकि है नहीं, मान लो, तो अगर मेरे हाथ पे मान लो चोट लग गई और उसकी आदत है मेरे साथ आके बैठने की, तो वो क्या करेगा, उस चोट को चाटने लग जाएगा, उसको थूक से चाटने लग जाएगा अपनी जीभ से। क्यों, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में तो कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर्स होते नहीं है, हालांकि हम प्रोवाइड कराते हैं मेडिकल एड उनको, लेकिन उनके तो नहीं होते। तो उनके अगर किसी भी मेंबर को चोट लगती है ना, तो वो उसको थूक से चाटते हैं, उसको जीभ लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो सलाइवा है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब बचपन में आपने देखा होगा कि हमें कहीं चोट लगती थी ना, तो एक रेस्पॉन्स होता है,
मतलब ऑटो रिस्पॉन्स होता है, ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ चोट लगी तो उसको ऐसे पकड़ करके ऐसे कर रहे होते हैं अपन। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो सलाइवा है उसमें भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। खैर यहाँ हमसे ये पूछा है कि फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है, तो हम केवल उसी तक सीमित रहेंगे, ज्यादा उनको नहीं बताएंगे यूज। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये क्या कर देता है, जो हमने पढ़ा था स्टार्च होता है किसमें, ब्रेड में या रोटी हम लोग खा रहे हैं घर पे, तो उसमें जो स्टार्च है उसको तोड़ देता है किसमें, शुगर्स लाइक माल्टोज में। कौन तोड़ता है? तो बोला सलाइवा तोड़ता है। इसीलिए हमें वो जो ब्रेड है मुंह में थोड़ी देर अगर हम रखते हैं तो मीठी लगने लग जाती है। रिमेंबर? तो ये एक तो ये यूज हो गया। दूसरा यूज क्या है इसका? माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चर्स द फूड। मुंह की कैविटी को साफ भी रखता है और फूड को कैसा मॉइस्चर वाला बना करके रखता है, ताकि उसको अच्छे से चबाया जा सके, उसके अच्छे से टुकड़े किए जा सके। एंड बिग पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वंस, वो ताकि उसके मतलब छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो सके। और हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर पीछे वाले पॉइंट में यहाँ लिखा नहीं मैंने, कि इट अलाउज फूड टू इजीली गो थ्रू दी, कौन सा पाइप है वाला, बोलो, फूड पाइप, एंड एंटर इन दी स्टमक। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? हमारे सलाइवा के कारण ही हो पा रहा है। आप लिख सकते हो इजीली इस आंसर को। आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो आंसर क्या है इसका। खैर यहां पर भी पहले तो आप ये समझ लेना कि दो क्वेश्चंस हैं। तो एक तो ये है कि कब होगा फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चाहिए ही चाहिए, कब होगा फोटोसिंथेसिस। और सेकंड हमसे पूछा है इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एक तरह से जो चाहिए नहीं थे बन गए, दोज आर नोन एज बाय प्रोडक्ट्स। जो चाहिए वो तो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा में बन गया बाय प्रोडक्ट है। जैसे हमने रेस्पिरेशन किया तो हमें एनर्जी चाहिए थी, इसलिए हमने रेस्पिरेशन किया, तो वो हमारा मेन प्रोडक्ट है एनर्जी। लेकिन साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, हमें थोड़ी चाहिए थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, एक बाय प्रोडक्ट हो गई, साथ में बनने वाला प्रोडक्ट हो गई। तो देखो क्या क्या है हमारे पास में आंसर। नेसेसरी कंडीशंस देख रहे हैं पहले अपन। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हमारे सेल्स लिविंग तो हैं लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट्स। क्या होना चाहिए भैया? सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर पानी मिलना चाहिए उस लिविंग सेल को, उस प्लांट को किसी भी तरह से मिलना चाहिए। सफिशिएंट सनलाइट, सनलाइट प्रॉपर चाहिए या आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं मिलेगी तो भी फिर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन, बड़ा कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। तो और फिर लास्ट में अपन लिख रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन। कि भाई प्लांट्स जब करते हैं ना फोटोसिंथेसिस तो उनका जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना है बस अपने को। मेन प्रोडक्ट उनका भी एनर्जी होता है और उसके साथ ही साथ में ग्लूकोज, मतलब एनर्जी भी क्या, वो तो ग्लूकोज बनाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ग्लूकोज बन जाता है, फिर वो ग्लूकोज को अपनी बॉडी में या जो बाकी ऐसे फूड बन रहा है उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन से। तो फोटोसिंथेसिस का मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका क्या होता है? फूड बनाना, टू प्रोक्योर फूड। तो प्रोक्योर हो गया फूड, ऑक्सीजन साथ में बन गई, गिफ्ट बन गई, तो हमने रख ली उसको। हमने कहा ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, साथ मिलकर के जिएंगे, आप ऑक्सीजन दो हम उसको ले लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, मतलब हंस के उल्टे हो जाने वाला ही क्वेश्चन है, तो इतना आसान है। एरोबिक अनएरोबिक, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे ना तो कोशिश करा करो टेबल बना दिया करो, आधा इधर लिख दिया करो और आधा इधर लिख दिया करो। क्या है देखो क्वेश्चन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक कहां हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। फिर यहां पर हम कह रहे हैं कि ये कब होता है, देखो प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना हो जाता है सब, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिक डिफरेंस है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, पूरा जो फूड है, पूरा जो ग्लूकोज है पूरा ही टूट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट रेस्पिरेशन मतलब इधर कह रहे हैं अपन, इधर क्या हो रहा है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है यार, पूरा नहीं होता अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। और यही कारण है कि यहां पर एनर्जी ज्यादा बनती है और यहां पर एनर्जी जो है वो कम बनती है कंपैरेटिवली।
The end products in aerobic respiration are carbon dioxide and water. End product क्या है हमारे पास में, यहां पर ये है CO2 और H2O वाटर। यहां पर एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास में हमने यीस्ट वाला जो एग्जांपल देखा था, तो उसमें देखो हमारे पास में एंड प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा था, यहां पर हमने लिखा है इथेनॉल बन रहा था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, एज इन यीस्ट प्लांट्स। यीस्ट प्लांट्स नहीं होना चाहिए इधर, इसको काट दो, ठीक है, यीस्ट एज इन यीस्ट कर लेना इस एग्जांपल को। तो ये बनते हैं यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और यहाँ पर जो है काफी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोक्योर होती है। यहाँ पर हमने फिगर्स में बात की थी 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो कम बनती है, मतलब नेट एनर्जी का जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी कम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और लास्ट उसमें एक पार्ट और था कि हमें बताना है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन से एनिमल्स करते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो उसका हमारे पास में एक आंसर है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है। लोअर ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब यहाँ पर है जो कि कम डेवलप्ड है, हमारे जितने डेवलप्ड नहीं है, जैसे यीस्ट हैं, मतलब जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, वो काम चला लेंगे अनएरोबिक से, हम नहीं चला सकते, आप और अपनी तो हालत खराब हो जाएगी। और काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरियाज की, और पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स कैसे, जैसे टेपवर्म एटसेट्रा, या जैसे वो मैं बताता ना आपको पेट में कीड़े वाली बात तो वो उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये सब क्या है, क्या करते हैं, ये सारे के सारे अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, पधारो हमारे देश, चल जाओ बोर्ड साहब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये देखो बुक वाला आदमी अजीब है थोड़ा सा, मतलब बुक वाले राइटर्स थोड़े अजीब है। ये क्वेश्चन सेम पूछा था इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन पूछा, यहाँ फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमने कह दिया सिंपल है, एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत पतली वॉल वाले होते हैं, बहुत ज्यादा इनके पास में सप्लाई होती है ब्लड की, ब्लड वेसल्स हैं खूब सारी इनके चारों तरफ, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके बहुत अच्छे से बिटवीन ब्लड एंड द एयर फिल्ड इन द एल्वियोलाई। किसमें एक्सचेंज एयर का हो सके, ब्लड के बीच में, और हवा भरे हुए एल्वियोलाई के गुब्बारे के बीच में अच्छे से जो है एयर का एक्सचेंज हो सके। तो पहला पॉइंट तो ये बता दिया। सेकंड पॉइंट में हम बता देंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का वो कैसा है, बलून लाइक है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है, हेंस प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसलिए उस सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा हमें मिल जाता है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी होने वाला है, जल्दी चैप्टर होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस, खुश हो जाओ, नाचने लग जाओ। व्हाट वुड बी द consequences ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। होगा कि नहीं होगा छोड़ो, ग्रामर को छोड़ो, अभी अंग्रेजी पे नहीं जाते, हम लोग अपनी बात करते हैं साइंस की। तो कह रहा है क्या कंसिक्वेंसेस होंगे डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन के एक ह्यूमन बॉडी में या हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर समझना आप लोग हीमोग्लोबिन का काम क्या है, अगर वो आपको पता है तो आंसर आपको पता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाना बहुत जरूरी समझता हूँ। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर दूं एग्जाम में। द रीजन इज क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करता है। समझना कैसे, अभी मैं आपको कंक्लूड करूंगा। यहां पर हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन क्या है, पहले तो वो पता है। हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कहां पर होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर तो गई, काफी सारी गैसेस गई, अब ऑक्सीजन छाती में पहुंची, फेफड़ों में पहुंच गई, तो वहां से ऑक्सीजन जो है ना एल्वियोलाई में बैठी है, कह रही है भैया ब्लड आ रहा है क्या, जाऊं मैं ब्लड के साथ में, मेरे को ले लो साथ में। तो ब्लड में इसको बिठाता कौन है, ऑक्सीजन को अपने साथ में कौन फ्रेंडशिप करके ले जाता है साथ में, तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बस लेके चल रहा है यूं समझो, और ऑक्सीजन को सवारी 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 करके बिठाता जा रहा है कि आ जाओ बैठो बैठो बैठो, उसको लेकर के जा रहा है। कहाँ लेकर के जा रहा है, सेल्स तक लेकर के जा रहा है, बॉडी के अलग अलग। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर बनी रहे बॉडी में, वो इंश्योर करने का काम है हीमोग्लोबिन का। अब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर प्रॉपर बनी रहेगी तो रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा। रेस्पिरेशन मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पर एनर्जी बन रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हीमोग्लोबिन अच्छे अमाउंट में है तो ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में होगी ब्लड में, ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में होगी तो अच्छे अमाउंट में एनर्जी बनेगी, अच्छे अमाउंट में एनर्जी बनेगी तो हम हेल्दी रहेंगे, एकदम बढ़िया रहेंगे, सारा सब कुछ बॉडी में प्रॉपर चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि ना हीमोग्लोबिन कम हो गया,
ऑक्सीजन कम हो गया, और हीमोग्लोबिन किसके कारण कमी, किसके कारण होती है, आयरन की कमी के कारण होती है। आपको ध्यान है आयरन की गोलियां खिलाते हैं, हम स्कूल में रहते थे ना तो अलग अलग वो सर्वेज वाले आते थे वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हेल्थ सर्वे वाले, तो हमें वो आयरन की गोलियां देकर के जाते थे कि चूस चूस के इनको खा लो, बॉडी में आयरन बिल्ड होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन आयरन की प्रेजेंस से बढ़ता है, ऐसा है कुछ, ठीक है, आप पढ़ना इसको कभी। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, या यूं समझो ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और घूम फिर करके क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी बॉडी में, फटीग होगा, थकान होगी। ये समझ में आया हमें, और इससे काफी सारी बीमारियां हो सकती है क्योंकि बॉडी में चल सब कुछ एनर्जी के कारण रहा है। तो देखो क्या लिखा है हमने, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ताकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें होता है हीमोग्लोबिन, तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसीज की ऑक्सीजन को लेकर के जाने की पूरी बॉडी में कैपेसिटी कम हो जाएगी। वही बात, दिस लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल्स। हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। ये देखो, ये नाम देखो, डिजीज का नाम है आपके सामने एनीमिया। एनीमिया की स्पेलिंग थोड़ा चेंज भी मिलेगी आपको कई जगह पे, ANAEMIA होती है, बट दैट डजंट मैटर, आप समझो कंसेप्ट क्या है। एनीमिया जो डिजीज है हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन सफर थ्रू दिस डिजीज। क्यों होता है ऐसा, हमें हमारा जो 8th चैप्टर है वहां पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है, या जिसको हम लोग इन शॉर्ट पीरियड्स वर्ड्स से जानते हैं कि है ना, फीमेल्स को मीनार्की या पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इस एज में, अडोलसेंस की या जो प्यूबर्टी की एज जिसको हम कह रहे हैं उसमें शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है ऐसा कि फीमेल्स के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहां से मंथली है ना ब्लड ड्रेन होता है, और वो क्या है, ब्लड कहाँ से आया, म्यूकस जो है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, और ऐसा हर महीने क्यों हो रहा है, ये हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, वहां समझ में आएगा। तो दिस इज अ रीजन, फीमेल्स में ये एक रीजन है। हमें घर पे पता होगा कि हमारे जो घर पे फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं उनके लिए, या जो गर्ल्स हैं उनको तो पता ही है कि वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं, सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं, या नो अलग तरह के कुछ मेथड यूज करते हैं उस ब्लड को डिस्पोज करने के लिए। तो ये साइकिल है एक मेंस्ट्रुएशन का, तो इसमें ब्लड काफी लॉस होता है। तो ब्लड जब जाता है, आरबीसी जब जाता है तो हीमोग्लोबिन भी जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जब जा ही रहा है इतना ज्यादा तो बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो अपने आप कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में सिचुएशन है, और भी रीजंस है कि बहुत ज्यादा फीमेल्स जो है वो एनीमिया की शिकार है, मतलब उनकी बॉडी में आरबीसी का जो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसलिए मैंने बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है। पढ़ते हैं अपन आगे। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करना। हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, तो हार्ट में से पहले तो क्या होता है, ब्लड जो है बॉडी में जा रहा है, बॉडी में से होकर आता है, और वो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वापस हार्ट में आता है। अब ये सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ, चक्कर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर चक्कर पूरा हो गया तो यहीं से वापस बॉडी में जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिर यहां से ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है, वहां पर प्योरिफिकेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाली जाती है, और फिर वो ब्लड वापस आता है हार्ट में, और अब हार्ट में से ब्लड जो है वापस बॉडी में जाता है। तो कैसा सर्कुलेशन हो गया कि एक चक्कर पूरी बॉडी में लगाने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार होकर के गुजरना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस डबल सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन है इसको हम सिंगल सर्कुलेशन नहीं बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। जबकि फिशेज में ऐसा नहीं होता, जबकि फिशेज में ऐसा नहीं होता। अगर फिशेज का हम सर्कुलेटरी सिस्टम कभी समझेंगे तो वहां पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सीधा जो ब्लड है वो कहां से आता है, हार्ट से लंग्स की तरफ या बॉडी की तरफ जाता है, लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वापस बॉडी में जाता है, और फिर वापस पंप होकर के एक ही सर्कल करता है। ज़्यादा सर्कुलेशन, मतलब डबल सर्कुलेशन वहाँ पर नहीं होते, 2 साइकिल्स नहीं होते। अच्छा, हमारे अंदर ऐसा है, फिशेज में नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न देखो ये है कि हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं अब तक तो इस दुनिया में, जो भी हम जानते हैं उसमें।
हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने इतने सारे इन्वेंशंस किए, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमारी जो एक्टिविटीज़ हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए बॉडी को। तो एनर्जी फ्रिक्वेंटली चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इसलिए बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए हर वक्त, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के ब्लड में रहनी चाहिए। तो उसके लिए फिर बॉडी में क्या डेवलप हुए, लंग्स प्रॉपर डेवलप हुए जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो लंग्स का डेवलपमेंट हुआ। अब फिर हार्ट में भी ऐसी सिस्टम ऐसा चाहिए था हमें, मैकेनिज्म की 4 चेंबर्स बने, 2 का काम हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करने का और 2 का काम हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करने के लिए, ताकि दोनों जो ब्लड हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो मिले नहीं, वो कंफ्यूज ना हो बॉडी उस ब्लड में, तो उनको दोनों को सेपरेट कर दे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये रीजन है डबल सर्कुलेशन का, क्यों हमारी बॉडी में जरूरी है। तो देखो चलो, डबल सर्कुलेशन मींस इन अ सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस द हार्ट, हमारे हार्ट से 2 बार होके जा रहा है। द प्रोसेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हमने क्यों बोला, हमने कल ही लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में, मतलब कल का मतलब लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमारा वार्म ब्लड है तो हम भली ठंड में चले जाएं, हम भली डुबकी लगा ले जाकर के हिंद महासागर में, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, कल बताया था मैंने आपको। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, तो जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है ब्लड का। समझ में आई, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, घूम फिर करके वही बात कह रहे हैं, इसीलिए डबल सर्कुलेशन जरूरी है। और डबल सर्कुलेशन क्या है वो हमने एक लाइन में यहां पर बता दिया यहां तक। फिर इसके बाद आगे हम कह रहे हैं कैसा है डबल सर्कुलेशन। इसको देखो आप लोग, ये 2 सर्कुलेशंस हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा सुनना क्या है, इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। पल्मो जो वर्ड है मैंने आपको हमेशा से बोला है, इसको आप बेटा लिख लो अपने दिल पे कि ये लंग्स से रिलेटेड है। आप कहीं भी पढ़ो इसको लंग्स से रिलेट कर देना, और बाकी तो जो है वो सो है ही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग, हमने इस तरह का भी एक डायग्राम बनाया था आपको अगर याद हो तो, सिस्टेमिक, जिसमें हम लोग क्या बता रहे थे, सिस्टेमिक एक वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे कि ये हार्ट है, ये ऐसा है। तो मान लो आज तो चलो मेरे पास लेवरेज है, मैं दिल ऐसे बना देता हूँ जैसा मैं बचपन से बनाना चाहता था लेकिन होता नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, ये लंग्स हैं हमारे, ऐसा मान लो ये हार्ट है हमारा और ये बॉडी है हमारी। तो हमने देखा था कि एक सर्कुलेशन तो कैसा है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, एक बार मैं लाइट ब्लू ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं चलो। तो एक सर्कुलेशन में तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ब्लड जो है यहाँ से पंप होता है लंग्स में, और लंग्स में से ये जो ब्लड है ये वापस आता है कहाँ, यहाँ, इस तरह से। और ये जो सर्कुलेशन है, कैसा सर्कुलेशन हुआ, इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब पल्मो वाला जो सर्कुलेशन है, जो लंग्स में से एक साइकिल पूरा हो रहा है, इसको हमने बोल रखा है, ये नाम हमने दे रखा है। और दूसरा जो हमारे पास में सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो बचा हुआ है वो हो गया कौन सा, यहां से ब्लड जो है कहाँ आता है, बॉडी पार्ट्स में आता है, और बॉडी पार्ट्स में से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, हार्ट में आता है, इस तरफ आता है, राइट एट्रियम में आता है। फिर हालांकि ये जो है ये यहाँ से एट्रियम से वापस से वेंट्रिकल में आता है, और फिर इस तरह से सर्कुलेशन को कंप्लीट करके और यहाँ से नीचे जा करके इस तरह से घूम करके पूरा करता है साइकिल को। तो ये वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है और ये वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। हालांकि दोनों को मिला करके कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, निकल करके लंग्स में जाता है, इनटू द लंग्स, जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वहां से वो पंप होता है कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फाइनली जो ब्लड है वो ऑर्टा से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो इतना जो सर्कुलेशन है वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी, जो लंग्स से रिलेटेड है। और बचा हुआ जो है वो सिस्टेमिक कहलाता है। ये मेरे दोस्त आप पढ़ लेना मैं क्या ही पढ़ के बताऊं वापस से, इसमें देखो वही लिखा हुआ है, चलो बताते हैं। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पंप होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, पूरी बॉडी में जाता है लेफ्ट एट्रियम से।
सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से ऑर्टा से होकर के पूरी बॉडी में जाता है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ लिखा है अपन ने, और फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अलग अलग पार्ट जो है बॉडी के उनसे पास होकर के वेना कावा से होकर के राइट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में वो ब्लड पहुंचता है। राइट एट्रियम ट्रांसफर दिस ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल और फिर वो राइट वेंट्रिकल तक जाता है। तो कुल मिला के बॉडी वाला जो सर्कुलेशन है उसको हमने बोला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हालांकि हमारी बुक में ये दोनों टर्म्स मेंशन नहीं किए, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लेकिन बट स्टिल मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा टर्म ध्यान रख लो, ज्यादा नहीं, टर्म ध्यान रख लो, इट विल हेल्प। यहां पर लास्ट हम कह रहे हैं इसका ही कि नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो हमने बता दिया था वैसे तो कि राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू कीप डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है हार्ट का वो क्यों है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे। फिर कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंश्योर्स अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा एफिशिएंट हाई अमाउंट में सप्लाई होता है ऑक्सीजन का बॉडी को। और ये क्या है? यूजफुल इन केस ऑफ ह्यूमंस हु कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ह्यूमंस, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है हमारे पास में केवल। आप खुश तो बहुत हो गए तुम। मैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम? क्या डिफरेंसेस हैं ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है मटेरियल जाइलम में और फ्लोएम में, उसमें जल्दी से देख लेते हैं चलो अपन। तो जाइलम में इधर है और फ्लोएम में इधर है। जाइलम टिश्यू हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। इस वाले को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, और यहाँ पर ये जो होता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये हम कह रहे हैं कि पानी नीचे से ऊपर जाता है रूट्स में, और यहाँ पर हम कह रहे हैं फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स राइटवर्ड्स, हर तरफ ही जाता है। मतलब डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, दो डायरेक्शन बोलने का मतलब होता है कि ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में फूड जा सकता है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो क्या ही पूछ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जाइलम फ्लोएम में काफी आप जगह देखोगे ना बुक्स में लिखा होगा जाइलम के ये 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम के ये 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम में ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम में ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, फिर जाइलम में ये फोर्सेस होते हैं, फ्लोएम में ये फोर्सेस होते हैं। छोड़ो, आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में क्या फर्क है जाइलम में और फ्लोएम में? तो बस हमने वो शॉर्ट जो पूछा है वो आंसर कर दिया। बस लिखने में तो हम ऐसे लिख डालें इस पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज। नेफ्रॉन्स और किडनीज में क्या फर्क है वो बताओ, विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए आप ये बताओ एल्वियोलाई में और नेफ्रॉन में क्या फर्क होता है। एल्वियोलाई कहां पर है? लंग्स में है। नेफ्रॉन कहां पर है? हमारे किडनी में। तो बहुत सिंपल है, एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट है लंग की, नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, ब्लू ले लेते हैं अपन। फिर उसके बाद कह रहे हैं अब मच्योर लंग हैज क्रोर्स ऑफ एल्वियोलाई। अब देखो नंबर में मैं गया ही नहीं, क्योंकि नंबर में कंफ्यूजिंग लगा पड़ा है। एक बुक मैंने कल पढ़ी, बोल रहा 30 करोड़ होते हैं एक लंग में। अरे मैं कहा भाई कंट्रोल क्लियर कर लो पहले। तो बुक्स में थोड़ा मुझे लग रहा है नंबर में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल रहा है, तो मैंने इसलिए क्रोर्स लिख दिया। इवन एक लंग में भी क्रोर्स जो है एल्वियोलाई हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम यहाँ कह रहे हैं अ किडनी हैज अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स। एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर कह रहे हैं एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ वाइड सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोलाई जो है वो बड़ा सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर वाली बात हो गई। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है बलून लाइक है, वो सरफेस ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो प्रॉपरली हो सके। यहाँ हम कह रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ अ नेफ्रॉन इज लेस। इसका तो सरफेस एरिया लेस होता है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर तो कैसा होता है? ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है, ताकि इसमें से जो है यूरिन फॉर्मेशन हो और यूरिन जो है अच्छे से फ्लो कर सके। फिर कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन एल्वियोलाई। यहाँ पर इन गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है फंक्शनिंग के बेस पर। हो गया ये वाला डिफरेंस। और ये वाला डिफरेंस कहाँ हो गया? द बोमन्स कैप्सूल इन नेफ्रॉन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स।
कि जो बोमन्स कैप्सूल है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, मतलब देखता है कि कितना पानी यूरिन में जाए, कितने सॉल्ट्स जो है यूरिन में जा रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर यूरिन बन रहा है, छन रहा है। फंक्शन में आप ये लिख सकते हो कि एल्वियोलाई का ये फंक्शन है, बल्कि इसकी जगह पॉइंट की जगह मैं तो कहूँगा कि आप ये लिख सकते हो, नेफ्रॉन हेल्प्स इन और द नेफ्रॉन functions as the filtering unit of kidney, that is it performs a task that is formation of urine। तो ये बनाने का काम यहाँ पर नेफ्रॉन का है। फिर इसके बाद थैंक यू लिखा है मैंने। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा कि एक आध पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, थोड़ा सा मैं काम आपके लिए छोड़ता ही हूँ कहीं ना कहीं पर। आप इन आंसर्स को और सुंदर बना सकते हो, बेहतरीन बना सकते हो अपना, और इसमें विजन आप लोग जो है अपना जो आइडियाज हैं वो और इसमें यूज करके आप इसको और अच्छे से इन आंसर्स को लिख सकते हो। लेकिन हाँ, मोर और लेस इतना भी अगर आप कर लेते हो ना तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और इससे अगर एक कदम आगे चले ही जाते हो तो आप फिर वो हमारी कंट्री के उन कुछ एक टॉपर्स में से हो, ठीक है। दोज आर जस्ट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। खैर आप सभी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, मिलेंगे ज़रूर आपसे कभी, है ना, किसी दिन। अभी तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू वर्क आउट। नेक्स्ट चैप्टर सरप्राइज है आपके लिए, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ फॉर श्योर फिजिक्स का लेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, बायो पढ़ चुके हैं, फिजिक्स पर चलते हैं थोड़ा टाइम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।